सभी को नमस्कार। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये 5 क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, जिससे आपको और क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following is not the publication of International Monetary Fund? क्वेश्चन ये कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कौन सा रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया जाता है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सेकेंड ऑप्शन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन फिजिकल मॉनिटर, फोर्थ ऑप्शन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा। चौथा ऑप्शन सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। लेकिन जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब हम यहाँ पे 360 नॉलेज के बारे में देखेंगे कि थोड़ा आईएमएफ के बारे में जानेंगे। आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। प्रेजेंट में आईएमएफ के मेंबर 190 मेंबर है। और याद रखना है आपको, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का। और लास्ट में जो 190 कंट्रीज जो है, यानी 190 कंट्री में 190 नंबर पे जो कंट्री अभी ऐड हुई है जस्ट रिसेंटली, उसका नाम क्या है? लिechtenstein। ये अपनी कंट्री है। आगे हम लोग चलेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के मेंबर 189 मेंबर्स कंट्रीज हैं। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा है। ये 2024 में अपॉइंट हुए हैं। 5 इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कंसिस्ट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक IBRD जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी IDA बोलते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। ये 5 आपके इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज एन इकोनॉमी सेड टू बी इन रिसेशंस? किस सिचुएशन में आप कहोगे कि कोई भी इकोनॉमी जो रिसेशन पीरियड में चली गई है? रिसेशन का मतलब होता है जिसमें कंटिन्यू गिरावट हो रही है। पहला ऑप्शन, इफ रियल जीडीपी फॉल्स इन 1 क्वार्टर कंपेयर विद द क्वार्टर बिफोर। पिछले क्वार्टर के कंपेयर इस क्वार्टर में अगर जीडीपी फॉल कर रही है, रियल जीडीपी फॉल कर रही है। दूसरा ऑप्शन, इफ रियल जीडीपी फॉल फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, 2 लगातार कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी में गिरावट आ रही है। तीसरा ऑप्शन, इफ रियल जीडीपी फॉल्स इन 1 ईयर कंपेयर विद द ईयर बिफोर, पिछले साल के कंपेयर इस साल जीडीपी में गिरावट आ रही है। इफ रियल जीडीपी फॉल्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अगर 2 लगातार साल जीडीपी में गिरावट आई है तो कौन सा ऑप्शन है जिससे आप कहोगे कि इकोनॉमी रिसेशन में चला गया है? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। अगर 2 लगातार कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, लगातार क्वार्टर्स में अगर जीडीपी फॉल्स हो रही है तो आप कहोगे कि मेरी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। रिसेशन का डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया कि 2 कंटिन्यू यानी कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ हो रहा है तो आप बोलोगे रिसेशन है। जीडीपी का मतलब होता है टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी,
यानी एक साल में जितना गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, जितने सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, उसको मेजर करके हम जो वैल्यू निकालते हैं वो जीडीपी कहलाता है। अगर जीडीपी की वैल्यू जो 2 लगातार कंसेक्यूटिव क्वार्टर से डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, तो ये एक साइन होता है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टिंग है, यानी रिसेशन में चली गई है। दूसरा डेफिनेशन ये बताया गया है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, यानी बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, तब रिसेशन कहा जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हो रही है उसको हम डिटरमाइन करते हैं लेबर फोर्स के परसेंटेज से, और यहाँ लेबर फोर्स कौन से लेबर फोर्स? ऐसे लेबर फोर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं वर्क के लिए, यानी जो इच्छुक है काम करने के लिए लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कुछ परसेंटेज वाले लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस हो रहा है, सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, तो एक साइन होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी लेस होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शंस कम होगा, सर्विसेज कम होगा और उन लोगों के पास पैसे कम आएंगे क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा, जिस वजह से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएगा और हमारा जीडीपी लो हो जाएगा। इसी वजह से जो बिजनेसेस होती हैं वो लोग वर्कर्स को हायर नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। In addition to GDP growth and unemployment rate, other factors that can be used to identify recession include, यानी कुछ और फैक्टर्स है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिसेशन है। अगर आपके रिटेल सेल्स डिक्लाइन हो रही है, दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग डिक्लाइन हो रही है, हाउसिंग प्राइसेस डिक्लाइन हो रही है या स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन हो रही है, पांचवा अगर बैंकरप्सी बढ़ गई है, यानी बैंकों में पैसे नहीं हैं, बैंक अब दिवालिया होने पे आ गई है, तो उस केस में भी आप बोलोगे रिसेशन हो गया है। सीवियरिटी ऑफ रिसेशन का सबसे कठिन या सीवियरिटी बोल सकते हो कब, किस तरीके से मेजर किया जाएगा? डेप्थ ऑफ डिक्लाइन इन जीडीपी, जीडीपी की जो डिक्लाइन है उसकी डेप्थ को मेजर करके। दूसरा लेंथ ऑफ रिसेशन कितने समय तक चला है, उसकी लेंथ क्या है, यानी कितने पीरियड तक रिसेशन रहा है ये। तीसरा कितने लोग जो है बेरोजगार हैं। ये तीन चीजें अगर हो रही है किसी भी कंट्री के अंदर तो आप बोलोगे रिसेशंस बहुत हाई लेवल पे है, यानी रिसेशंस की बहुत दयनीय स्थिति चल रही है, यानी रिसेशन अपनी पीक पोजीशंस पे पहुंच गई है। अब हम कुछ और भी देखेंगे। सबसे ज्यादा जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ये मोस्ट सीवियर रिसेशन हुआ था अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ था। ये 1929-1939 में हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस समय जीडीपी 25% से ज्यादा भी डिक्लाइन हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लगभग 25% तक पहुंच गया था। इसके बाद रिसेंटली रिसेशन जो अमेरिका में हुआ था ये भी 2008 से लेकर 2009 तक हुआ था। ग्रेट रिसेशन रिजल्ट हुआ था जिसकी वजह से जीडीपी में भी डिक्लाइन हुआ था 4.3% एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 10% डिक्लाइन हो गया था। रिसेशन का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर पड़ता है, यानी इसके बहुत प्रभाव पड़ते हैं हमारे इंडिविजुअल पर्सन्स के, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है, उनकी इनकम कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है और डेली यूज करने वाली जो चीजें हैं उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी कम हो जाती है। रिसेशंस की वजह से बैंक रप्सी होने शुरू हो जाती है, फॉरक्लोजर्स होने लगते हैं, यानी चीजें बहुत सारे काम बंद होना शुरू हो जाते हैं और स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे फेडरल रिजर्व उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे ताकि वो कोशिश किए कि हम अपने रिसेशंस के इफेक्ट को कम कर सके। उन्होंने ये स्टेप्स लिया था कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिए, कटिंग इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर दिए और जो बिजनेसेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। यानी अगर आप अपने रिसेशंस के प्रभाव को कम करना चाहते हो तो फेडरल रिजर्व ने ये स्टेप्स बोला था कि लेने चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदो, बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस ऑडिट मीन्स क्या होता है? ऑडिट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑडिट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन ऑडिट आफ्टर लेजर पोस्टिंग, चौथा ऑप्शन ऑडिट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
कंटिन्यूस ऑडिट मीन्स ऑडिट आफ्टर लेजर पोस्टिंग, तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। A continuous audit is an ongoing internal review of accounting methods, risk controls, compliances, information technology systems and business operations. Continuous audit वो होता है जिसमें हम अकाउंटिंग मेथड्स को रिव्यू करते हैं, यानी जो बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग मेथड यूज की जा रही है उसको चेक करना, रिस्क कंट्रोल को चेक करना, कंप्लायंसेस को चेक करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स यानी जो आईटी है, टेक्नोलॉजी चीज़ें यूज़ की जा रही है उसको चेक करना, बिजनेस ऑपरेशंस को चेक करना, इन सब का रिव्यू करना, इंटरनली उसको कंटिन्यूस ऑडिट कहा जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं जिससे उन्हें डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाए और साथ में वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी उन्हें प्राप्त हो जाए। प्रोसेस, ट्रांजेक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन रेगुलर और कंटिन्यूअस बेसिस, ये सब चीजें उन्हें रेगुलर और कंटिन्यूअस बेसिस पे चाहिए होता है। When new procedures are adopted, जब नई प्रोसेसर्स को अडॉप्ट की जाती है, लाई जाती है, तो कंटिन्यूअस ऑडिट फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है ताकि उनकी इफिशिएंसीज को हम ट्रैक कर सके, पता लगा सके। 360 नॉलेज में देखेंगे, ऑडिट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नोन एज फाइनल ऑडिट। जब आप फाइनल अकाउंट के बाद ऑडिट करवाते हो तो उसको फाइनल ऑडिट बोलेंगे। जब आप फाइनल अकाउंट के पहले ऑडिट करवाओगे और ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ऑडिट करवाओगे उसे इंटरिम ऑडिट बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे बेस्ट या पॉपुलर मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए? ऑप्शन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दूसरा ऑप्शन डिविडेंड यील्ड मेथड, तीसरा गॉर्डन्स डिस्काउंट मॉडल, चौथा अर्निंग यील्ड मेथड। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पहला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो ये है, ये क्या होता है, ये takes into account the riskiness of investment relating to the market। मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये पता लगाना कि इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना रिस्क हो सकता है, उस रिस्क को जानने के लिए आप इस मेथड का उपयोग करते हो। CAP फॉर्मूला ये हमें बताता है कि कोई भी सिक्योरिटी के रिटर्न कितना मिलेगा, यानी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, शेयर खरीदते हो, डिबेंचर्स या बॉन्ड लगाते हो तो उसमें रिस्क कितना होगा और रिटर्न कितना मिलेगा, इस रिटर्न की सिक्योरिटी कितनी रहेगी, यानी हाँ ये मुझे 10% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये इक्वल होना चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न से प्लस रिस्क प्रीमियम से। ये सब चीजें बेस होती है उस सिक्योरिटी के बीटा के ऊपर। बीटा है क्या, बीटा जो है वो एक रिस्क मेजर करने का फॉर्मूला है, यानी बीटा से आप मेजर करते हो कि रिस्क कितना हो सकता है, इसीलिए इसको मोस्ट पॉपुलर मेथड बोला गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। फॉर्मूला जो यहाँ पे CAPM का लगा सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा और ब्रैकेट में RM माइनस RF। RM का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, RF का मतलब हो जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसलिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और भी देखेंगे यहाँ पे, गॉर्डन्स डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसको डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल का मानना ये है कि डिविडेंड जो होते हैं वो फर्म के शेयर प्राइसेस के रिलेवेंट होते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग शेयर का मार्केट वैल्यू इक्वल होता है फ्यूचर डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यू से। अगर कोई भी वैल्यू अगर आप रिसीव करते हो, ऑब्टेन करते हो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, और वो अगर हायर है करंट ट्रेडिंग प्राइसेस ऑफ शेयर से, तब आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आप बाय करने के लिए क्वालिफाइज हो। अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर वाइस वर्सा होगा। अर्निंग यील्ड मेथड, ये मेथड जो है ये बताता है अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे कितनी कमाई हो रही है, डिवाइड द करेंट प्राइस ऑफ शेयर्स इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में जो शेयर का प्राइस है और आप हर शेयर पे कितना पैसे कमा रहे हो उसको अर्निंग यील्ड मेथड कहते हैं।
इस मेथड से इन्वेस्टर्स को ये पता चलता है कि वो पर शेयर कितनी कमाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको पीई रेशियो का रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, यानी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। डिविडेंड यील्ड मॉडल ये एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जो ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि कैश डिविडेंड की क्वांटम कितनी है जो हम शेयर होल्डर्स को पेड करते हैं, किसके कंपैरिजन, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइसेस। तो मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस का जो भी मार्केट वैल्यू उसके रिलेटिव हम शेयर होल्डर्स को कितने कैश डिविडेंड पेड कर रहे हैं, इसको जानना ही डिविडेंड यील्ड मॉडल कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड पर शेयर डिवाइड में आप करोगे मार्केट प्राइस इंटू 100, ये आपके फॉर्मूला बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्टेड आफ्टर अप्रैल 1st 1999 फॉर रिन्यूअल्स या रिपेयर्स इज डिडक्टिबल अप टू। ये इनकम टैक्स के सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप कोई घर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लेते हो और उस घर को लेने के लिए आपने लोन लिया है, बोरोड कैपिटल लिया है, और उस बोरोड कैपिटल के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट लगाते हो, यानी इंटरेस्ट आपको देते हो, तो आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस बताया गया है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, अगर आपको पता है आंसर तो बताइए। इसका आंसर होगा 2 लाख। कैसे, चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आप अपने यूज के लिए, खुद के रहने के लिए या रेसिडेंशियल नीड्स के लिए लेते हो, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे कि 2 तरीके से प्रॉपर्टी यूज की जाती है, एक खुद के रहने के लिए जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलेंगे, और एक लेट आउट करते हैं यानी दूसरों को रहने के लिए देते हैं। सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट में ये बोला गया है कि अगर कोई इंटरेस्ट से जो चार्ज की जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए तो 2 लाख तक डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये कंडीशन है कि जो भी फंड आपने या लोन आपने बोरो किया है वो ऑन और आफ्टर 1/4/1999 यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद या 1 अप्रैल 1999 को होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है और भी जो कि आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला यहाँ पे कंडीशन है कि कैपिटल आप जब भी बोरोड करोगे तो ऑन और आफ्टर अप्रैल 1st 1999 को होना चाहिए या उसके बाद होना चाहिए, और आपका जो भी कैपिटल आपने लोन लिया हुआ लोन का पर्पस घर परचेज करना या बिल्डिंग को परचेज करना होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई घर या एक्विजिशंस का मतलब याद नो आपने बना बनाया घर खरीद लिया या फिर कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हो घर का, तो वो सब कितने दिन में होना चाहिए, लगभग बोला यहाँ पे आपका फिनिश विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ये चीजें हो जानी चाहिए। 5 साल कब से होना चाहिए, जिस डेट को, यानी जिस डेट को आपने लोन लिया था उस डेट का मतलब उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेकर 5 साल के अंदर अंदर आपके पास या तो आपने कोई घर एक्विजिशन कर लो या फिर अपना घर आप बनाकर तैयार कर लो उस लोन से पैसे से। तीसरा ये बोला है कि अगर जो पार्टी है जिसने लोन आपको प्रोवाइड किया है उससे आपको लोन सर्टिफिकेट लेना होगा और उस लोन सर्टिफिकेट में सारा चीज मेंशन होना चाहिए, पर्पस मेंशन होना चाहिए और कितना इंटरेस्ट पेबल है ये भी मेंशन होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो आपने कैपिटल लिया है, लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख तक आप डिडक्टेबल होगा, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके और भी नॉलेज आपको देखना है कि मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं होगा इन 3 कंडीशन में। पहला, अगर आपने लोन अप्रैल 1 1999 के पहले लिया है और लोन का अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स या रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए है तो यानी बिफोर लोगे तो नहीं मिलेगा, 2 लाख तक डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अगर आपने बिफोर लिया है परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शंस करने के लिए, रिपेयर्स के लिए या हाउस प्रॉपर्टी के रिन्यूअल के लिए, तभी आपको 2 लाख का डिडक्शंस नहीं मिलेगा।
अगर आपने कैपिटल बोरोड किया है ऑन या आफ्टर अप्रैल 1 1999 को, बट कंस्ट्रक्शन जो है वो फिनिश नहीं हुआ है 5 साल के अंदर तक, तो भी आपको 2 लाख तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। तब उस केस में आपको केवल 30,000 डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर इन तीनों कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो या तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करते हो, तब भी आपको यहाँ पे कोई 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको केवल 30,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैंने जितने सारे प्रोविजंस कॉन्सेप्ट बताए, इसके बेसिस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप आसानी से कर लोगे, इसलिए आप डिटेल में हमेशा पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते हैं क्या करना है।